एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में दो तरह के डिज़ाइन हम पढ़ चुके हैं, विद इन सब्जेक्ट एंड बिटवीन सब्जेक्ट. Now there are situations in which we use small n design. N refers to the number of subjects, and small n designs are typically the ones which include one subject or very few subjects. It presents the levels of the independent variable or treatments to a small number of subjects or single subject. Because few subjects are tested, a substantial number of observations are recorded for each subject, resulting in a very economical and highly controlled experiment. ना तो कोई ग्रुप के विद इन वेरिएशन हो सकती है, वो एक ही है, वो तो नहीं बदलेगा ना. अगर उस ग्रुप में 4 लोग हैं, 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 15 स्टूडेंट हैं, तो वो तो आपस में मुख्तलिफ हो सकते हैं, वो तो एक वाहिद है. तो इसलिए बहुत कंट्रोल्ड हो गया. उसके अलावा फिर हमें ऑब्जर्वेशंस बहुत ज़्यादा एक ही पे लेते हैं, 60 हैं या 100 हैं, और वो वही एक्सपेरिमेंट जो है वो बार बार करते हैं. तो वी गेट अ नंबर ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ द सेम थिंग. देन व्हेन यू प्लॉट दैट, you get a quite strong and valid measure of that kind of phenomenon. जैसे मेमोरी रिसर्च में या वर्ड्स की लर्निंग रिसर्च में सिंगल सब्जेक्ट की बहुत से एक्सपेरिमेंट्स होते हैं. इसका फ़ायदा ये होता है दैट इट परमिट्स एनालिसिस ऑफ द इफ़ेक्ट्स ऑफ ट्रीटमेंट इन इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स और समटाइम्स स्मॉल ग्रुप्स. इसके एलिमेंट्स क्या हैं? सब्जेक्ट्स खुद ही अपना कंट्रोल होते हैं, यानी किसी कंट्रोल ग्रुप को आप यूज़ नहीं कर रहे. रिपीटेड मेजर्स हैं, तो ही इज़ टेकिंग द सेम मेजर एंड द सेम ट्रीटमेंट ओवर एंड ओवर अगेन. क्योंकि एक दफ़ा करने में कोई उस वक्त की एरर हो सकती है. तो जितने भी इफ़ेक्ट हो सकते हैं एक या दो दफ़ा करने में, वो जब बहुत दफ़ा करते हैं तो वो बैलेंस आउट एक तरह से हो जाते हैं, एवरेज आउट हो जाते हैं. और जो मैक्सिमम आपको मेजरमेंट नज़र आ रही होती है वही आपकी ट्रू फाइंडिंग होती है एक तरह से. फिर डिज़ाइन के इसके फेजेस हैं, इसमें टाइम सीरीज एनालिसिस भी होते हैं. टाइम सीरीज एनालिसिस में ये होता है डिपेंडेंट मेजर इज़ कंटिन्यूस, यानी वो क्वांटिटेटिव है, कंटिन्यूस है, वो क्वांटिटी से कंटिन्यूली बढ़ रहा है या वेरी कर रहा है. वी इस्टेब्लिश अ बेस लाइन. ट्रीटमेंट करने से पहले वो किस लेवल के ऊपर सब्जेक्ट था, किसी भी मेजर पे वो हम बेस लाइन इस्टेब्लिश करते हैं. और उसके बाद मेजरमेंट जो है वो ओवर टाइम उसका क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, यानी हम जो मेजर कर रहे हैं वो ओवर टाइम किस तरह से बदल रही है, बढ़ रही है, घट रही है. सिंगल सब्जेक्ट डिज़ाइन में जो टाइम सीरीज़ की बात हमने की है उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है. आप लेफ्ट पे जो पहला ट्रायंगल है दैट इज़ द बेस लाइन. वंस वी हैव डन द बेस लाइन, देन टाइम के बाद ये टाइम का एरो आपको बता रहा है कि फिर हम दोबारा वही लेते हैं. सो द एरो इज़ गोइंग बेस लाइन, देन मेजरमेंट, देन वी गिव द ट्रीटमेंट. और उस ट्रीटमेंट के बाद एक दफ़ा फिर जो है वो आप दूसरे टाइम में यानी टाइम 2 में वही मेजर लेते हैं जो कि पहले आपने लिया था, देखने के लिए कि आपकी ट्रीटमेंट से पहले से क्या फ़र्क पड़ा है. और क्योंकि आप बेस लाइन ले चुके होते हैं तो आपको एक इस्टेब्लिश हो चुका होता है कि ट्रीटमेंट से पहले क्या बिहेवियर था, क्या लेवल था, क्या रिएक्शन टाइम था, या क्या सेंसरी थ्रेशोल्ड था. तो जो भी मेजर आपका है. स्मॉल एन एक्सपेरिमेंट्स जो हैं बहुत सी जगहों पे यूज़ होते हैं. मेमोरी रिसर्च में होते हैं, साइकोफिज़िकल में होते हैं, क्लिनिकल में होते हैं, क्लासिक एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग में होते हैं. एक एग्जांपल जो बहुत अर्ली एक्सपेरिमेंट से हम दे सकते हैं, पेवलोव का कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट जो था, क्लासिकल कंडीशनिंग का, जिसमें ये देखा गया था कि जो सेलेवरी या सलाइवा की रिस्पॉन्स है, जो मुंह में पानी भराने की रिस्पॉन्स होती है फूड से, तो वो रिस्पॉन्स जब फूड से पहले बेल आती थी तो वो बेल पे ही उसकी वो सेलेवरी रिस्पॉन्स या उसका मुंह में पानी भर आता था. अब ये एक सिंगल सब्जेक्ट पे की हुई है. और इसी तरह ऑपरेंट कंडीशनिंग की जो है वो लिटिल एल्बर्ट एक सिंगल बच्चे पे करके 1920s में वॉटसन ने की थी टू शो
that classical conditioning can be done with human beings और सिंगल सब्जेक्ट में की गई. ऑपरेंट कंडीशनिंग में भी इसी तरह की किसी रैट को या किसी पिजन को रिवॉर्ड देके और फिर उसके बिहेवियर की लर्निंग देखी गई. तो वो सिंगल सब्जेक्ट के ऊपर इस्टेब्लिश की जाती थी. इसलिए स्मॉल एंड डिज़ाइन में जो सिंगल सब्जेक्ट डिज़ाइन है वो लैब में साइकोफिज़िकल और लर्निंग में काफ़ी इस्तेमाल होता है. ये जिसकी एग्ज़ाम्पल लास्ट में हम देंगे, ये एक एक्सपेरिमेंट है रिएक्शन टाइम का. ये भी सिंगल सब्जेक्ट के ऊपर मेच्योर किया जाता है. इफ़ यू वांट टू इस्टेब्लिश अ बेसिक रिसर्च तो आप सिंगल सब्जेक्ट में करके नंबर ऑफ टाइम्स अच्छी तरह इस्टेब्लिश कर लेते हैं कि टाइम रेडीनेस का रिएक्शन टाइम से क्या ताल्लुक है. रेडी स्टेडी गो, गो के ऊपर उसने आपको रिएक्शन देना है. तो अगर आप रेडी स्टेडी और गो के बीच में लंबा वक्फा डालते हैं तो क्या होता है, इसको 100 दफ़ा टेस्ट कर लें. तो ये इस्टेब्लिश हो गया कि लंबा वक्फा डालने से रिएक्शन टाइम ज़रा स्लो हो जाता है, क्योंकि आप रेडी कह के गो नहीं कहते, तो वो वेट कर रहा है कि अभी गो आएगा. एंड बिकॉज ऑफ दैट उसकी रेडीनेस जो है, वो जो दौड़ने का है या रिएक्शन टाइम में कुछ करने का है, वो स्लो हो जाती है, थोड़ी सी ढीली पड़ जाती है. अब ये एक्सपेरिमेंट बार बार हुआ है, सिंगल सब्जेक्ट के ऊपर किया जा सकता है. सिंगल सब्जेक्ट जो है वो बहुत दफ़ा हम क्लिनिकल में भी यूज़ करते हैं, और कोई थेरेपी करने का कंटिन्यूएशन देखने के लिए, बेस लाइन, देन measurement of something, and then treatment, and then treatment के बाद time 1, time 2, time 3, you can take as many measurements as you want. This is strong and powerful because you are establishing it with one subject or a very small group.